आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम कक्षा 10 सामाजिक विषय के अंतर्गत चौथा पार्ट लेकर के आया हूं, जिसका अवलोकन इस प्रकार है। मृदा संसाधन। आज हम बच्चों आप लोगों को मृदा संसाधन के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मिट्टी पृथ्वी पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों एवं वनस्पतियों के योग से बनती हैं, मिट्टी कहलाती है। तो एक बार फिर आप लोग जो है मिट्टी की परिभाषा सुन लीजिए। मिट्टी पृथ्वी पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों एवं वनस्पतियों के योग से बनती हैं, मिट्टी कहलाती है। आज हम इसी मिट्टी के बारे में अर्थात मृदा संसाधन के बारे में आप लोगों को बताने का काम करेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी बनती कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, मिट्टी के निर्माण में अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी की एक परत बनने में। सही मायने में अगर देखा जाए मिट्टी की जो मोटाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा जो मिट्टी वास्तव में सही मिट्टी होती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, उपजाऊपन के आधार पर देखी जाती हैं, तो इनकी मोटाई मात्र 15 सेंटीमीटर होती है। वैसे 15 से 25 सेंटीमीटर कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप ऐसा पाएंगे कि 15 से 25 सेंटीमीटर, ठीक। और ये भी आप पाएंगे कि 15 से 25 सेंटीमीटर से लेकर के 6 मीटर तक मिट्टी की मोटाई को ऐसे जानेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि 6 मीटर तक इसकी मोटाई होती है। लेकिन सही मायने में मात्र 15 सेंटीमीटर मिट्टी की सही परत होती है, ठीक। हाँ, देखिए मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, मिट्टी के निर्माण में, मिट्टी के बनने की प्रक्रिया में तमाम ऐसे तत्वों की भूमिका होती है, जिसमें अगर देखा जाए जैसे उच्चावच का मतलब होता है ऊंची नीची भूमि से। अगर ऊंची नीची भूमि नहीं होगी तो ये समझ लीजिए कि सही मायने में सही मिट्टी का निर्माण या किसी भी तरह की मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो उच्चावच जनक शैलों, संस्तर शैलों, वनस्पतियों, जलवायु या अन्य जो पदार्थ होते हैं उनमें मृदा अर्थात मिट्टी बनने में भूमिका देखी जाती है। तो मिट्टी की जो प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया होती है, ये लाखों वर्ष के बाद ही होती है। तो ये सब जो तत्व होते हैं सम्मिलित होते हैं, सबकी अहम भूमिका होती है और सबके आधार से ही मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। देखिए, मृदा की अगर बात की जाए तो इन्हीं सब तत्वों के आधार से ही मिट्टी का निर्माण देखा जाता है। इसके अलावा ये भी है कि मिट्टी के निर्माण में मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जैविक, अजैविक, ठीक, जैविक कुछ तत्व होते हैं, कुछ अजैविक तत्व होते हैं। दोनों तत्वों की सहभागिता के आधार पर अर्थात दोनों तत्वों के पदार्थों के आधार पर मिट्टी का निर्माण देखा जाता होता है, ठीक। देखिए, मिट्टी समानतः 6 प्रकार की होती है बच्चों। समानतः मिट्टी 6 प्रकार की होती है, ठीक। जिसमें पहले नंबर पर पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। देखो बच्चों, इस तरह की मिट्टी खास तौर से जो धरातल का ऊंचा भूभाग होता है, अत्यधिक ऊंचा भूभाग होता है, जैसे हिमालय वाला पहाड़ आप देख लीजिए भारत के उत्तर में, या जहाँ जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर
पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। भारत में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर। भारत में 2 करोड़ हेक्टेयर भूभाग ऐसा है जिस पर पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक, और इस तरह की मिट्टी खास तौर से भारत का जो उत्तरी भूभाग है, हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय पर्वत वाला जो क्षेत्र है, हिमालय का जो पर्वतीय भूभाग है, चाहे वो महान हिमालय हो, मध्य हिमालय हो, महान हिमालय पहले नंबर पे, दूसरे पे मध्य हिमालय, तीसरे पे जो हिमालय का निचला पोर्शन है, ठीक, तराई वाला पोर्शन, उसमें तो हर जगह तीनों पार्टों में इस टाइप की मिट्टियाँ मिलती हैं। ठीक, खास तौर से अगर देखा जाए तो आप ये मान के चलिए बहुत उपजाऊ तो नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस मिट्टी में जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें किसी भी तरह की खेती नहीं की जाती हैं, जैसे चाय की खेती। और भारत को आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि चाय की खेती में भारत संपूर्ण दुनिया में अव्वल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी किस्म की चाय यहाँ पर की जाती है, पैदा की जाती हैं। तो चाय की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं। ठीक, चाहे आप उत्तरांचल का ले लीजिए, दार्जिलिंग वाला पोर्शन आप ले लीजिए, असम की घाटी वाला भूभाग देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चाय की खेती होती है। चाय की खेती के साथ साथ फल की भी खेती होती है पर्वतीय भूभागों पर। इसके अलावा फल के साथ साथ जो है सूखे मेवे की खेती होती है। सूखी मेवे की खेती को आप देख लीजिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब जो पोर्शन है, इसमें सूखे मेवे की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। सूखे मेवे में आप लोग जानते हैं तो कहने मतलब इस तरह से, जैसे इलायची की पहाड़ियाँ हैं, दोदा की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ये सब चाहे वो पूर्वी घाट वाला पोर्शन हो, चाहे पश्चिमी घाट वाला पोर्शन हो। जैसे ये आप मान के चलिए, ये पूर्वी घाट और ये वाला पश्चिमी घाट। तो ये वाला जो भाग है इतना लेकर के, इसमें आप ज़्यादा आप पाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप ज़्यादा सूखे मेवे की खेती की जाती है, ये आप ज़्यादा पाएंगे। जिसमें केरल वाला हिस्सा आता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, फिर इधर कुछ हद तक आंध्रा वाला भी आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब इस तरह से पर्वतीय मिट्टी चाय की खेती के लिए, फल के लिए और सूखे मेवे की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक, हाँ, जहाँ जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर गेहूं और चावल की खेती भी की जा सकती है और की जाती भी है पर्वतीय क्षेत्रों में। उत्तरांचल में देखिए मई जून का महीना होता है, वहाँ पर गेहूं की खेती बहुत बढ़िया की जाती है। देहरादून वाला जो पोर्शन है, कोटी दून, पतले दून, दून की घाटी वाला जो भाग है, उसमें बहुत ही बढ़िया से गेहूं की खेती की जाती है। तो सिंचाई की सुविधा अगर उपलब्ध है जहाँ पर, वहाँ गेहूं की खेती भी की जा सकती है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, हाँ देखिए, जलोढ़ मिट्टी भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक इसी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, जिसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए 7.7 लाख, कहीं कहीं पर बच्चों आप ये मान के चलिए कि
7.5 लाख वर्ग किलोमीटर भी किसी किसी बुक में आप पाएंगे ऐसा लिखा रहता है। तो दोनों क्षेत्रफल का जो डाटा है उसको याद रखिएगा, 7.7 और 7.5 दोनों, ठीक। इतना लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। खासतौर से भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें ज़्यादातर इस टाइप की, मतलब इस तरह की, इस प्रकार की मिट्टी देखते हैं या पाई जाती है, ठीक। बहरहाल भारत में अगर देखा जाए जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु की तमाम सहायक नदियां हैं, जिसमें सतलज की अगर बात की जाए तो उसका बड़ा मेन मुख्य योगदान जलोढ़ मिट्टी के आधार पर देखा जाता है। जब उत्तर के विशाल मैदान की बात आती है तो उत्तर के विशाल मैदान का जो पश्चिमी हिस्सा पड़ता है, ठीक, उसमें सतलज नदी का योगदान देखा जाता है। बीच वाले भाग में गंगा नदी का, पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र का। तो ऐसे कहने मतलब इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, इनका जो डेल्टाई वाला हिस्सा उसमें भी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। उनकी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये मिट्टी भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये मिट्टी वास्तव में सबसे अच्छी, सबसे उपयुक्त हर देश के लिए मानी जाती हैं, जैसा कि भारत के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो भारत में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आकार और कणों के आधार पर अगर देखा जाए इस मिट्टी को तो दो प्रकारों में बांटा गया है, ठीक, दो प्रकारों में। एक है बांगर मिट्टी, बांगर, और दूसरा है खादर। आप लोग सुने होंगे खादर बांगर, नदियों के किनारे या नदी के किनारे जैसे जो गांव है, अगर वहां से कोई बच्चा ताल्लुकात करता तो जानता होगा ये खादर वाला पोर्शन है, ये बांगर वाला पोर्शन है। बांगर का मतलब जहां पर बाढ़ का पानी ना पहुंचे, यानी नदी का जो जल स्तर, जब नदी बाढ़ग्रस्त होती है तो बाढ़ का पानी वहां तक ना पहुंचे। ये इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, और खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, ठीक। हाँ, कभी जब ये उत्तर का विशाल मैदान जब बना रहा होगा तो बाढ़ के ही आधार पर ऐसा, लेकिन अब उस टाइप की बाढ़ें नहीं आती है, उस तरह से क्रियाकलाप नहीं देखने को मिलते हैं, तो अब यहाँ बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता। इसलिए इसको विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से बांगर की संज्ञा दे दी गई है, यानी पुरानी जलोढ़ के नाम से इसको इंगित कर दिया गया है। और इसको नवीन जलोढ़, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। नदी के किनारे वाला कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पर हर साल बाढ़कृत मैदान के रूप में उसको देखा जाता है, तो उसको खादर कहा जाता है, यानी नवीन जलोढ़। बांगर में कंकड़ की मात्रा आप अधिक पाएंगे। बांगर जो क्षेत्र है वहाँ पर कंकड़ की मात्रा बच्चों अधिक पाएंगे, लेकिन खादर वाले पोर्शन में बालू के महीन और बड़े दोनों कणों की अधिकता आप पाएंगे, क्योंकि यही छोटे और बड़े जो कण होते हैं जल को सोखने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ पर महीन बालू के कण पाए जाते हैं, जिस मिट्टी में पाए जाते हैं बच्चों, वो मिट्टी उतना ही मजबूत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसलिए खादर वाला पोर्शन जो होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि नई मिट्टी के आधार पर हमेशा इसका जन्म होता रहता है, ठीक। इस मिट्टी में अनेकों तरह की खेती की जा सकती है और की जाती भी हैं, किसी भी तरह की, हर तरह की। बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन किस टाइप की खेती की जाए। आमतौर पे जितनी भी खेतियां होती हैं लगभग सब जो हैं जलोढ़ मिट्टी में की जाती हैं, ठीक। तीसरे नंबर पर काली मिट्टी, काली मिट्टी, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी। एक मिनट बच्चों, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी। इससे पहले जो हम जलोढ़ मिट्टी बताए थे, जलोढ़ मिट्टी को कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। सॉरी, इसके लिए हम बता नहीं पाए थे, कांप या कछारी मिट्टी कहते हैं। अब हाँ, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं।
रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों हुआ है? देखिए, कभी बहुत पहले ये मान के चलिए कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद जो उससे लावा निकले, काफ़ी दूर दूर तक जा कर के गिरने के बाद लावा मतलब आग का गोला, और ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद राख युक्त में बदल गए। जहाँ जहाँ पर जितने दूर तक जो है इसके राख गए पड़े थे, जब वो ठंडा होकर के जो है एकदम राख का रूप धारण किए और वहीं जम गए, जिससे वहाँ की मिट्टी काली हो गई। तो भारत में आप देखिए, भारत का जो पश्चिमी भाग है, गुजरात और महाराष्ट्र में आप इस टाइप की ज़्यादातर मिट्टियाँ पाएंगे। वैसे देश के तमाम भागों में काली मिट्टी मिलती है, लेकिन कम कम मात्रा में मिलती है, गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा। तो इस मिट्टी को लावाकृत मिट्टी के नाम से भी रखवाने का काम किया जाता है। लावाकृत मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, तो आप ये मान के चलिए कि इस मिट्टी का विस्तार अगर देखा जाए क्षेत्रफल के आधार से तो 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग ऐसा है भारत के 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक, यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इसके अलावा गोदावरी, किसड़ा नदियों की जो घाटियां हैं उसमें भी काली मिट्टी देखी जाती है। काली मिट्टी खास तौर से कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कपास की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक, कपास की खेती के ही आधार से भारत आज सूती वस्त्र उद्योग में अपनी स्थिति को इतनी मजबूत स्थिति के आधार पर कायम किया हुआ है, बना के रखा है कि आज सूती वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में देखा जाता है, माना जाता है। इसीलिए गुजरात का जो अहमदाबाद क्षेत्र है उसको भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी के साथ साथ सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का विकास गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वाधिक हुआ है। इसलिए विकसित अवस्था में तो ये क्या है, इसी काली मिट्टी की देन है जिसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से काली मिट्टी भी बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पर लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, हाँ देखिए बच्चों, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में कैपिलरी छिद्रों के द्वारा मिट्टी पर लोहे का अंश जो है वो उतर आता है, यानी उतर करके आ जाता है और निक्षेपित हो जाता है और जम जाता है। जब जहाँ पर जम जाएगा वहाँ का रंग लाल हो जाएगा। तो खासतौर से बुंदेलखंड वाला जो पोर्शन है उसमें आप देख लीजिए, या हरियाणा वाले भूभागों में देख लीजिए, वहाँ की मिट्टी आप इस तरह से ऐसे इस टाइप से पाएंगे। कहा जाता है कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, रक्तपात ज़्यादा हुआ जिसके वजह से खून बह गया और वहाँ की मिट्टी लाल हो गई। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। ये कैपिलरी गर्मी के दिनों में कैपिलरी छिद्रों के द्वारा मिट्टी पर जब लोहे का अंश उतर आता है तो वहाँ की मिट्टी लाल हो जाती है। ठीक, हाँ देखिए, बहुत अच्छी ये मिट्टी नहीं मानी जाती है। ठीक, और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो ज्वार बाजरा की खेती के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात इसमें ज्वार बाजरा की खेती की जा सकती है। ठीक, पांचवें नंबर पर लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी का अगर देखा जाए क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर। 8 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, इसके पहले हमने आपको बताया था
काली मिट्टी जिसका क्षेत्रफल 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर, उससे कहीं ज़्यादा इस मिट्टी का जो है क्षेत्रफल देखा जा रहा। बहरहाल आप ये मान के चलिए कि बहुत ये लाभप्रद मिट्टी नहीं मानी जाती है। क्षेत्रफल भले ही ज़्यादा है इसका, या भारत में इसका विस्तार, इस मिट्टी का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं मानी जाती है लैटेराइट मिट्टी। इस तरह की मिट्टी भारत में मध्य प्रदेश का जो पूर्वी घाट वाला पोर्शन है, उसमें मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, इसके अलावा पूर्वी घाट, मालाबार तट, दक्षिणी महाराष्ट्र के साथ साथ उड़ीसा है, असम है। ठीक, असम के अलावा अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ और भूभाग हैं जहां पर लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। हाँ, इसमें भी कहीं कहीं पर कुछ हद तक जो है सूखे मेवे की खेती की जाती है, नहीं तो ख़ास तौर से इसमें भी ज्वार बाजरा, अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है कहीं कहीं पर तो गेहूं चावल या दलहन की खेती भी की जा सकती। ठीक, अब छठे नंबर पर मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मिट्टी, देखिए इस मिट्टी का अगर देखा जाए विस्तार भारत में तो 114 लाख हेक्टेयर भूमि मरुस्थलीय मिट्टी से ग्रसित है। यानी 114 लाख हेक्टेयर भूमि मरुस्थलीय मिट्टी के आधार पर भारत में जानी जाती हैं। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो लगभग 1,04,000 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ये 1,04,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी को भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, जैसे अपने यहाँ ऊसर के नाम से इसको दर्शाया जाता है। ऊसर वाला जो पोर्शन है जहाँ जहाँ पर है उसको हम मरुस्थलीय मिट्टी की संज्ञा लेते हैं। ठीक, तो इसको ऊसर के अलावा थूर, राकड़, कल्लार, ऐसे भिन्न भिन्न नामों के आधार से इस मिट्टी का नामकरण किया गया है। ये मिट्टी अनुपजाऊ होती हैं, उपजाऊ नहीं होती हैं, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। इस मिट्टी में ज्वार बाजरा, मूंगफली, उड़द इस टाइप की खेती की जाती है। और ख़ास तौर से भारत में अगर देखा जाए तो इस तरह की मिट्टी, जैसे राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें इस प्रकार की मिट्टी आप पाएंगे। इसके अलावा गुजरात है, पंजाब है, पंजाब के साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा वाला जो पोर्शन है उसमें आप पाएंगे। तो कहने का मतलब ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर इस टाइप की मिट्टी मिलती है। राजस्थान में लगभग 10-12 जिले ऐसे हैं जो वास्तव में मरुस्थलीय मिट्टी के आधार से जाने जाते हैं। जैसे गंगानगर से लेकर के आप शुरू करिए, गंगानगर एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर के पहले है। ठीक, गंगानगर से लेकर के इधर जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब जिले ऐसे हैं जो मरुस्थलीय मिट्टी के आधार पर जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा मिट्टी का पोर्शन। बच्चों आज बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।